इससे पहले वाले वीडियो में अपन लेसन 2 है उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और आज ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी इंसान रोजाना कुछ ना कुछ कार्य अपने शरीर के द्वारा संपादित करता है, और इस कार्य में वो अपने शरीर की कुछ ऊर्जा को खर्च करता है। तो ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है, इसको प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? भोजन करता है। तो पहली बात तो ये हो गई भाई, हमारा जो शरीर है उसको भोजन की आवश्यकता क्यों है? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक दूसरी बात और, कि कभी भी हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चोट लग जाती, घाव हो जाता है, तो कुछ दिनों बाद में वो घाव क्या होता है? वापस धीरे धीरे भरने लग जाता है। ठीक है, तो वो भर क्यों रहा है घाव? क्योंकि जो भोजन अपन ग्रहण कर रहे हैं उसी के द्वारा शरीर के अंदर मांस का निर्माण होता है या हड्डियों का निर्माण होता है, तो उसके द्वारा क्या हो जाता है? शरीर का जो घाव है वो भी क्या हो जाता है? भर जाता है। तो पहली बात तो यह है भाई, जो मानव होता है वो भोजन के द्वारा ऊर्जा व कायिक भाग प्राप्त करता है। पोषण के अंदर पहली बात क्या है कि जो भी भोजन मानव के द्वारा ग्रहण किया गया है तो उसके द्वारा एक तो वो क्या करता? ऊर्जा ग्रहण करता है या ऊर्जा प्राप्त करता है, और दूसरा कायिक भाग। कायिक भाग का मतलब है शरीर के भाग। जैसे मांस शरीर का ही भाग है, चोट लगने पर नया मांस बन रहा है तो वो किसके द्वारा बन रहा है? भोजन के द्वारा ही बन रहा है। तो वो जो कायिक भाग है मांस, वो भी किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? भोजन के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। अब देखो, अपन जो भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के अपन वैसे 6 घटक मानते हैं मुख्य रूप से, लेकिन वास्तव में भोजन के कितने घटक होते हैं? 7 घटक होते हैं। तो जो भोजन के घटक है वो देखो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा भाग जो है वो होता है प्रोटीन, चौथा भाग जो होता है वो होता है विटामिन्स, पांचवा जो भाग है वो है खनिज लवण, छठा भाग होता है जल, और 7वें भाग के अंदर अपन लेते हैं खाद्य रेशे। तो यहां पर आप ये सोच रहे होंगे भाई मैं भोजन के घटक क्यों बता रहा हूं? तो देखो ध्यान से सुनो, भोजन के रूप में अपन इन 7 घटकों को क्या करते हैं? शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इन घटकों में से क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 भोजन के घटक है। तो ये भोजन के घटक जो होते हैं बड़े अणुओं के रूप में होते हैं, और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जब भोजन आंत्र तक पहुंचता है तो आंत्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों की सहायता से वो जो पचा हुआ भोजन होता है वो रक्त नलियों के अंदर चला जाता है, और रक्त नलियों के द्वारा वो हमारे सारे शरीर के काम में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ये देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होते हैं ये बड़े अणुओं के रूप में होते हैं। जब ये आंत्र में पहुंचेंगे तो वहां पर जो छोटे छोटे छिद्र, उन छिद्रों से होकर के ये रक्त के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो पहले क्या किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये भोजन के 3 जो घटक है इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता, ताकि ये उन आंत्र के अंदर जो सूक्ष्म छिद्र है उनसे होते हुए रक्त में चले जाए, और रक्त के द्वारा सारे शरीर में पहुंच करके क्या कर सके? शरीर के काम आ सके। अब देखो, यहां पर मैं विटामिन की बात नहीं कर रहा हूं, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे इनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनका हमारे शरीर के अंदर पाचन नहीं होता है। विटामिन, खनिज लवण, जल, ये तीनों चीजें पहले से ही प्रकृति से ही पची पचाए हमारे शरीर के अंदर ग्रहण होती है, और हमारा शरीर सीधा इनको अवशोषित करता है। इनका पाचन नहीं करता, सीधा इनको क्या करता? अवशोषित करता है। और जो खाद्य रेशे हैं, न तो इनका भोजन
न तो इनका शरीर हमारा पाचन करता है और न ही इनको अवशोषित करता। बस ये क्या होता है कि जो अपचित भोजन बचता है तो उसके साथ में रहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है, तो ये क्या करता है, जल जो होता है उसको अवशोषित करके मोटा हो जाता है और जो अपचित भोजन या मल है उसको चिकना बना करके शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, तो पाचन केवल किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। ठीक, तो पाचन का मतलब अब क्या समझेंगे अपन, देखो भोजन के जटिल या बड़े अणु, भोजन के किस तरीके के अणु हैं, जटिल या बड़े अणु हैं, तो इनको सरल या छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है, पाचन। तो भोजन के जो जटिल या बड़े अणु हैं उनको सरल या छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और इस पाचन के लिए हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र पाया जाता है उसे अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। यहां तक की बात है, लेकिन पाचन तंत्र की ये जो परिभाषा अपन दे रहे हैं ना, ये अधूरी है। वास्तव में पाचन तंत्र किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है। और पोषण के अंदर देखो एक क्रिया शामिल है अंतर्ग्रहण, एक क्रिया शामिल है पाचन, एक क्रिया शामिल है अवशोषण, एक क्रिया शामिल है स्वांगीकरण, और एक क्रिया और है जिसे अपन बोलते हैं वैक्षेपण। क्या बोलते हैं जिसको, वैक्षेपण। तो ये पांचों क्रिया मिलकर के या पांचों कार्य मिलकर के क्या कहलाएंगे, पोषण कहलाएंगे। तो एक एक शब्द का अर्थ समझो पहले। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर ले, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अंतर्ग्रहण कहलाएगी। ठीक है। पाचन का मतलब अपने जान चुके हैं कि भोजन के जटिल या बड़े अणु हैं उनको सरल या छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में अवशोषण। भाई जो भोजन पच चुका है, सरल अणुओं में टूट चुका है, तो वो आंतरिक दीवारों के द्वारा क्या होता है, जो सूक्ष्म छिद्र उनके द्वारा रक्त के अंदर चला जाता है, रक्तवाहिनियों के अंदर चला जाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। तो वो क्रिया भी किसके अंदर शामिल है, पोषण के अंदर ही शामिल है। तीसरी चीज है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है खुद के अंग बनाना। तो वह क्या कि यहां से जो भी भोजन के घटक अवशोषित हुए हैं उनका उपयोग शरीर या तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है या शरीर का कोई ना कोई भाग बनाने के लिए उसका उपयोग करता है। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, स्वांगीकरण। और लास्ट में वैक्षेपण। देखो भोजन का पाचन हो चुका है, तो पाचन होने के बाद में कुछ अपचित भोजन भी रह जाता है, और जो अपचित भोजन बचता है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, या जिसको अपन मल त्याग करने की क्रिया भी बोलते हैं, तो शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, वैक्षेपण कहलाती है। जबकि अभी मैंने पाचन तंत्र के लिए ये कहा था आपको, भाई शरीर के अंदर भोजन के पाचन के लिए पाए जाने वाले तंत्र को क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र बोला जाता है। लेकिन पाचन तंत्र तो किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है, और पोषण में पाचन के अलावा 4 क्रियाएं क्या है, शामिल है। तो इसलिए अपन पाचन तंत्र की परिभाषा क्या देते हैं कि शरीर में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, मल त्याग। शरीर में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, मल त्याग आदि से संबंधित अंग और ग्रंथियों का जो समूह है, आदि से संबंधित अंग और ग्रंथियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता। आप यूं भी बोल सकते हो भाई शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वैक्षेपण से संबंधित अंग और ग्रंथियों का जो समूह है वो ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है। तो पाचन तंत्र का मतलब समझ में आया अपने, भाई पाचन तंत्र कहां से उठ करके आया है। तो देखो दोबारा एक बात, सारी बात को सबसे पहले अपन ने देखा है कि मानव जो भोजन ग्रहण करता है तो उस भोजन से मानव को क्या लाभ होता है। तो पहली चीज अपन ने क्या देखी, देखो कि भोजन के द्वारा ऊर्जा और कायिक भाग प्राप्त होते हैं। ठीक है।
जो मानव भोजन कर रहा है उसके द्वारा उसको एक तो ऊर्जा प्राप्त होती है और दूसरा क्या, कायिक भाग यानी कि शरीर के भाग प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज अपन ने देखी भी, भोजन जो मानव ग्रहण कर रहा है उसके 7 घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। तो इनके अंदर से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तो क्या होते हैं, बड़े अणुओं के रूप में होते हैं, जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल पहले से ही सरल रूप में होते हैं जिनको पचाने की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो खाद्य रेशे होते हैं इनको शरीर पचाता भी नहीं है। तो ये खाद्य रेशे तो केवल क्या करता है कि जैसे भोजन के द्वारा ग्रहण किया गया है वैसे के वैसे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन ये क्या कार्य करता है कि इसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है तो जल अवशोषित करके ये जो अपचित भोजन या मल है उसको शरीर से बाहर निकालने के अंदर सहायता करता है। तो पाचन केवल किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का, क्योंकि ये बड़े अणुओं के रूप में होते हैं और ये सीधे अवशोषित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भोजन के जटिल या बड़े अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया भाई शरीर के अंदर पाचन से संबंधित जो तंत्र होगा उसको पाचन तंत्र बोलेंगे, लेकिन केवल पाचन से संबंधित बात नहीं है। पाचन तंत्र किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है, और पोषण के अंदर ये 5 चीजें शामिल है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं भाई अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण आदि से संबंधित, आदि क्रियाओं से संबंधित अंग और ग्रंथियों के समूह को क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र बोला जाता है। या जो किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अनुसार बोल दो भाई, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, मलत्याग आदि से संबंधित, आदि क्रियाओं से संबंधित अंग और ग्रंथियों का जो समूह होता है उसे ही क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पाचन तंत्र की। अब जो पाचन तंत्र होता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो देखो जो मानव का पाचन तंत्र है उसको अपन क्या करते हैं कि 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र के जो भाग है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो भाग को अपन पढ़ेंगे भी सही, और साथ में उधर जो डायग्राम है जो मैंने पहले से तैयार कर रखा है भाई समय की बचत हो जाए, तो उसके अंदर उनका नाम भी अंकित करेंगे भाई कहां पर कौन सा भाग उपस्थित है। तो जो पाचन तंत्र है उसको हम बांटते हैं 2 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। पाचन तंत्र का जो पहला भाग अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आहार नली। या एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, खाद्य नाल भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे सहायक पाचक ग्रंथियां। तो अपन क्या करते हैं कि जो मानव का पाचन तंत्र उसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है आहार नली या एलिमेंट्री केनाल, और दूसरा भाग है सहायक पाचक ग्रंथियां। तो इन दोनों के बारे में अपने को जानना है, इस चित्र के अंदर अंकित भी करना है कि कहां पर कौन सा भाग है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आहार नाली या एलिमेंट्री केनाल की। तो देखो यहां पर मुख उपस्थित है और यहां पर गुदा उपस्थित है। तो इस मुख से लेकर के गुदा तक की ये जो पूरी नली है ये क्या कहलाती है, आहार नली या एलिमेंट्री केनाल कहलाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से भाग है, देखिए पहला भाग है इसके अंदर मुख एवं मुख गुहा, ये आहार नली का पहला भाग है। दूसरा भाग अपन इसके अंदर पढ़ेंगे ग्रसनी। तीसरा भाग अपने को पढ़ना है ग्रसिका, या इसे ग्रास नली भी बोलते हैं।
और एक नाम और है इसका, इसको भोजन नली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? भोजन नली भी बोला जाता है। चौथा भाग अपन पढ़ेंगे इसमें आमाशय। पांचवा भाग अपन इसमें पढ़ेंगे छोटी आंत्र। और छठा जो भाग अपन इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बड़ी आंत्र। क्या पढ़ना है? बड़ी आंत्र। तो ये जो सारे भाग है, 6 भाग, मुख एवं मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, ग्रास नली या भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। पहले इस चित्र में देख लेते हैं कि कहां पर कौन सा भाग है। तो देखिए यहां पर दोनों होठों से घिरा हुआ जो छिद्र है वो कहलाता है मुख, और मुख के अंदर का जो खोखला हिस्सा है जिसमें जीभ उपस्थित है वो भाग कहलाता है मुख गुहा। ठीक। इसके बाद में अपन यहां नीचे उतरते हैं तो यहां नाक से भी एक नली आ रही है, भोजन और मुख से भी एक नली आ रही है। तो यहां पर एक छोटा सा भाग होता है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का सम्मिलित भाग है, और उसी भाग को अपन ने क्या नाम दिया है? ग्रसनी। तो यहां पर ये हो गई साहब ग्रसनी। इस ग्रसनी के बाद में अपन आगे चलते हैं तो एक लंबी नली अपने को नजर आ रही है, इसे अपन बोलते हैं ग्रसिका या भोजन नली या ग्रास नली। इसके बाद में यहां पर एक चौड़ा भाग नजर आ रहा है जो कि आहार नली का सबसे चौड़ा भाग भी है, तो इसे अपन बोलते हैं आमाशय। इसको क्या बोला जाता है? आमाशय बोला जाता है। ठीक है। इस आमाशय से एक कम व्यास वाली नली निकल रही है, हालांकि होती तो ये बहुत लंबी है लेकिन इसका व्यास कम होता तो यहां से निकल रही है, इसके नीचे से होकर के यहां पर ये ऐसे घूमते हुए आकर के इस बड़ी वाली नली से आकर के जुड़ती है। तो ये जो छोटी वाली नली है इसे बोला जाता है छोटी आंत्र। क्या बोला जाता है इसको? छोटी आंत्र। तो ये हो गई अपनी छोटी आंत्र। ठीक है। यहां से ये बड़ी नली शुरू हो रही है, तो इस बड़ी वाली नली को अपन बोलते हैं बड़ी आंत्र। ठीक। अब देखो बड़ी आंत्र के अंदर कुछ और चीजें आपको बता रहा हूं जो ध्यान से सुनना। ये बड़ी आंत्र का सबसे अंतिम भाग है जिसके अंदर मल संचित होता है, तो इस अंतिम भाग को बोला जाता है मलाशय। मलाशय। इस मलाशय के नीचे एक वर्ताकार छिद्र पाया जाता है जिसे बोला जाता है गुदा या मलद्वार। गुदा या मलद्वार। ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और है कि ये जो बड़ी आंत्र है छोटी आंत्र से जहां पर जुड़ रही है, इसके नीचे का जो भाग है वहां पर एक अलग से परवर्ध निकला हुआ है। तो ये जो परवर्ध है इसे अपन बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। शेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। तो ये तो हमने किसको देख लिया? आहार नली के भागों को देख लिया। अभी बचे हुए क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियां। तो मानव का जो पाचन तंत्र है इसमें भोजन को पचाने के लिए 3 सहायक पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। पहली देखो लार ग्रंथि,
और ये लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है और लार रस का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? लार रस का स्त्रवण करती है, लार रस छोड़ती है भोजन को पचाने के लिए। दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? भोजन को पचाने के लिए अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस स्त्रावित करती है। कौन सा रस स्त्रावित करती है? अग्नाशयी रस स्त्रावित करती है। और तीसरी ग्रंथि जो है वो है अपनी लीवर या यकृत, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तो ये पित्तरस स्त्रावित करती है। कौन सा रस स्त्रावित करती है? पित्तरस। अब इस चित्र में देखते हैं, देखो यहां पर ये और ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। तो ये तो कौन सी ग्रंथि हो गई? लार ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद में दूसरा देखो, यहां पर आमाशय के जस्ट नीचे छोटी आंत्र से आकर के इसकी एक नली जुड़ रही है। तो ये जो ग्रंथि है यह है साहब अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक। इसके अलावा कौन बच रहा है? लीवर या यकृत। तो यहां पर ये जो भाग है ये क्या है? लीवर या यकृत है। ये क्या है? ये लीवर या यकृत। अब इसके नीचे आपको एक चीज दिख रही होगी कि लीवर या यकृत है, इसके नीचे क्या है? छोटा सा थैलीनुमा संरचना होती है। तो इस छोटी सी थैलीनुमा संरचना को अपन बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं इसको? पित्ताशय। तो देखो क्या होता है कि अग्नाशय और यकृत, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और यकृत से पित्तरस, ये दोनों ही रस जो होते हैं छोटी आंत्र में आते हैं। वास्तविकता में क्या होता है यहां पर कि अग्नाशय की वाहिनी और इधर से यकृत से जो वाहिनी आ रही है जिसे पित्त वाहिनी बोलते हैं, तो ये दोनों ही आपस में जुड़ करके पहले सह पित्त वाहिनी बनाते, दोनों नली आपस में जुड़ करके एक नली बनाती है और वो फिर एक नली जो बनती है वो जाकर के क्या होती है? छोटी आंत्र के अंदर खुलती है। ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होता है कि लीवर या यकृत के अंदर पित्तरस बनता है और ये जो पित्तरस है ये पित्ताशय में आकर के संचित होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यकृत के अंदर पित्तरस बन गया और वो सीधा ही छोटी आंत्र में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। यकृत या लीवर के अंदर जो पित्तरस बन रहा है वो पहले कहां संचित रहता है? पित्ताशय में संचित होता है। और जब भोजन के पाचन के लिए आवश्यकता पड़ती है तो ये पित्ताशय यहां से संकुचित होता है और पित्तरस जो होता है इस वाहिनी के द्वारा कहां पहुंच जाता है? छोटी आंत्र के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया कि एक मैप पढ़ लिया, भाई पाचन जो पाचन तंत्र है उसके अंदर पढ़ना कैसे कैसे है इसको। तो डायग्राम बना लेना और ये जो चीजें हैं ये नोट कर लेना पहले। नोट कर लिए हो? मिटा देवे? अब इसके बाद में देखो पाचन तंत्र का पहला भाग अपन पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? आहार नली या एलिमेंट्री केनाल। तो इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं? डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो देखो इधर इसके दो नाम लिखे हुए पहले से, आहार नली या एलिमेंट्री केनाल। इसके अलावा इसका एक नाम और है, इसको अपन पोषण नाल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? और इसका एक नाम और है, इसको पोषण नाल भी बोला जाता है। ठीक है। अब ये पोषण नाल क्या करती है कि जो भी भोजन अपन ग्रहण करते हैं वो इस पोषण नाल से या आहार नली से गमन करता हुआ कहां पहुंचता है? मलाशय के अंदर पहुंचता है और मलाशय के द्वारा क्या किया जाता है? जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो
कोई पूछे भाई आहार नली क्या है, तो अपन ये कहेंगे भाई आहार नली हमारे शरीर के अंदर मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई एक लंबी नली है और इसी के अंदर से आहार या भोजन गमन करता है। अब अपन क्या करते हैं कि इसकी लंबाई की बात करते हैं, किसकी, आहार नली की लंबाई की। तो देखिए जीवित अवस्था में आहार नली की जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 4.5 मीटर और मृत्यु की अवस्था में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ करके इसकी 8 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, लंबाई क्यों बढ़ गई, तो देखो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आहार नली जो होती है वो शिथिल पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो ढीली पड़ जाने के कारण इसकी जो लंबाई है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी लंबाई जीवित अवस्था में तो लगभग 4.5 मीटर होती है और मृत्यु की अवस्था में इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अब कोई पूछ ले भाई आहार नली हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करती है, तो कार्य देख लेते हैं एक बार अपन। आहार नली के कार्य देखो, इसमें पहला कार्य क्या है, भोजन को छोटे अणुओं में बदलकर पाचन करना। पहला कार्य क्या है इसका कि ये भोजन का पाचन करता है, भोजन को छोटे अणुओं में बदल करके उसका पाचन करता है। ठीक है, दूसरा कार्य देखो क्या है, भोजन का अवशोषण करना। ये कार्य भी कौन करेगा, आहार नली ही करेगी। और इसके अलावा तीसरा कार्य है जो अपन जानते हैं, भाई भोजन कहां से ग्रहण किया गया है, मुख गुहा से ग्रहण किया गया है और जो अपचित भोजन है वो कहां से निकाला गया है, मल द्वार या गुदा के द्वारा बाहर निकाला गया है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भोजन को मुख से गुदा तक पहुंचाना, यह भी इसका क्या हो गया, एक कार्य हो गया। तो आहार नली हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के कार्य कर रही है। पहला कार्य क्या है कि भोजन को छोटे अणुओं में बदलकर पाचन करना, दूसरा भोजन का अवशोषण करना और तीसरा है भोजन को मुख से गुदा तक पहुंचाना है। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भोजन को ग्रहण करके मुख से गुदा तक पहुंचाना। क्योंकि जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो भी मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है और मुख भी आहार नली का एक भाग है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भोजन को ग्रहण करके मुख से लेकर के कहां तक पहुंचाना, गुदा तक पहुंचाना। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा हो रहा है, आहार नाल के द्वारा हो रहा है। अब थोड़ी देर पहले अपन पढ़ चुके हैं भाई आहार नाल जो होते हैं उसके अंदर कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। तो 6 भाग देखो कौन कौन से हैं। पहला अपन ने पढ़ा मुख एवं मुख गुहा, दोनों को एक साथ पढ़ना है। इसके बाद में ग्रसनी, इसके बाद में ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र। ये क्या है, आहार नाल के भाग है, 6 भाग है। तो इन भागों को अपन एक एक लेकर के क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो आहार नली का जो पहला भाग है वो कौन सा है, बोलो कौन सा है, मुख एवं मुख गुहा। तो अपन पाचन तंत्र का पहला भाग पढ़ रहे हैं आहार नली, और इस आहार नली का भी पहला भाग पढ़ रहे हैं
मुख एवं मुख गुहा। अब समझिए ध्यान से, देखिए मुख क्या होता है पहले तो अपन ये जान लें। तो अपन इसके लिए ऐसे बताएंगे कि ऊपरी होठ और निचले होठ से घिरा हुआ जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। क्या कहलाता है, वो मुख कहलाता है। अब जैसे ही ये छिद्र खुलता है तो इसका अंदर का भाग कैसा होता है, खोखला होता है। संस्कृत में क्या है कि कहीं पर भी कोई खोखला शब्द होता है तो उसके लिए एक शब्द होता है गुहा, जिसका हिंदी में रूपांतरण अपन कर लेते हैं गुफा के रूप में। तो गुफा का मतलब अंदर से जो खोखला हिस्सा है, या गुहा का मतलब है कि अंदर से जो खोखला भाग है। तो मुख के अंदर का भाग खोखला है, तो इसके अंदर जो मुख के अंदर जो गुहा उपस्थित है उसको क्या नाम दे दिया गया, मुख गुहा नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला भाई, ऊपरी और निचले होठ से घिरा हुआ जो छिद्र है उसे तो मुख बोला जाता है, और मुख के अंदर की जो गुहा है उसे क्या बोला जाता है, मुख गुहा बोला जाता है। तो अपन ने ये देखा भाई मुख जो है ऊपरी और निचले होठ से घिरा हुआ छिद्र है। तो पहले इस होठ की बात अपन कर लेते हैं। तो देखिए होठ का क्या कार्य है, एक तो ये क्या करता है, मुख को खोलना व बंद करना। एक तो ये कार्य है इसका होठों का, कि होठ क्या करते हैं, मुख को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। होठों में गति होती है तभी तो मुख खुलता है और बंद होता है। और इसके अलावा एक कार्य और है इसका, भोजन पकड़ना। होठों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, भोजन को पकड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिस्किट दे दिया आपके मुंह में, तो आप होठों की सहायता से उसको क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो। तो भोजन को पकड़ने का कार्य भी किसके द्वारा हो सकता है, होठों की सहायता से हो सकता है। तो होठ क्या क्या कार्य करेंगे, एक तो मुख को खोलना और बंद करना, और दूसरा क्या है, भोजन को पकड़ना। अब इसके बाद में अपन अंदर चलते हैं। भाई मुख की बात होगी, मुख के अंदर क्या है, मुख गुहा है। तो इस मुख गुहा की बात कर रहे हैं। हमारी जो मुख गुहा है वो कटोरे नुमा होती है, और मुख गुहा के जो भाग है वो दो प्रकार के तालू से मिलकर के बने होते हैं। कितने प्रकार के तालू से मिलकर के बने होते हैं, दो प्रकार के तालू से मिलकर बने होते हैं। देखो हमारी जो मुख गुहा है उसमें ऊपर का जो हिस्सा है तालू है वो भी, तो ऊपर का जो हिस्सा है तालू है लेकिन वो कठोर है। ठीक है, और हमारी मुख गुहा में नीचे का जो हिस्सा है वो कोमल होता है, तो उसे अपन बोलते हैं कठोर तालू। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मुख गुहा का जो ऊपरी भाग है वो तो बना होता है कठोर तालू से। किससे बना होता है, कठोर तालू से। और जो मुख गुहा का निचला भाग है वो बना होता है कोमल तालू से। इतनी बात समझ में आई अपने। भाई हमारा जो मुख गुहा है, हमारी मुख गुहा है वो कटोरे नुमा होती है, और इसके अंदर दो तालू होते हैं। एक तो ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग जो होता है वो कठोर तालू के द्वारा निर्मित होता है, और निचला जो भाग है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, कोमल तालू के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात देखो, हमारी जो मुख गुहा है इसके अंदर एक मांसल जीभ होती है, पेशीय जीभ भी आप इसको बोल सकते हैं। मांसल पेशीय जीभ होती है जो कैसी होती है, गतिशील होती है, और इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है। जो जीभ होती है इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है, तो उनकी सहायता से अपने को क्या होता है कि स्वाद का ज्ञान भी होता है। तो ये जो जीभ होती है ये हमारी मुख गुहा का जो पिछला भाग है, पिछला भाग जिसे अपन पृष्ठ भाग भी बोल सकते हैं। तो पिछला भाग या पृष्ठ भाग या मुख गुहा का जो आधार भाग है, सबसे पीछे पीछे वाला भाग, वहां पर ये जुड़ी रहती है एक संरचना की सहायता से। तो संरचना का नाम देखो, फ्रेनुलम
लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुलम। तो जो जीभ होती है वो हमारी मुख गुहा का जो पृष्ठ भाग होता है उसके आधार से फ्रेनुलम, लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुलम की सहायता से क्या होती है वहां पर जुड़ी रहती है। और ये फ्रेनुलम लिंगुअल जो होता है ये जब अपन जीभ बाहर निकालते हैं तो हमारी मुख गुहा के मध्य भाग तक आ सकता है, ऐसे मध्य भाग तक आ सकता है, क्योंकि पीछे जो जीभ है वो किससे जुड़ी हुई है, फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी होती है। और ये जो भाग है ये भी जीभ को गति करवाता है, तो ये बाहर निकल करके कहां तक आ सकता है, मुख गुहा के मध्य भाग तक आ सकता है। तो इसी भाग के कारण क्या होता है कि जो जीभ होती है वो हमारी गति करती रहती है। ठीक है, तो जीभ के बारे में अपन ने जान लिया। एक बात और बताया मैंने आपको, भाई जीभ जो होती है उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। इसके अलावा एक बात और है कि जब मुख के अंदर भोजन रहता है तो उस दौरान ये लार ग्रंथियां लार रस स्त्रावित करती है, तो उस लार रस को जीभ की सहायता से भोजन के अंदर क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है और निगलने में आसानी रहती है। इसके अलावा और भी बातें हैं, इतनी बातों को देख लो पहले एक बार। देखो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने होठों के बारे में देखा। भाई जो मुख होता है वो क्या होता है, ऊपरी और निचले होठ से घिरा हुआ छिद्र होता है और मुख के अंदर पाई जाने वाली जो गुहा है उसको अपन ने बोल दिया मुख गुहा। हमने होठ की बात करी, भाई होठ क्या कार्य करता है, मुख को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। इसके अलावा भोजन पकड़ने का कार्य भी होठों के द्वारा हो सकता है। इसके बाद में अपन मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे थे। मुख गुहा कटोरीनुमा होती है, इसका ऊपरी भाग कठोर तालु से निर्मित होता है, निचला भाग कोमल तालु से निर्मित होता है। इसके अलावा मुख गुहा के अंदर एक जीभ पाई जाती है जो मांसल होती है, पेशी होती है और केसी होती है, गतिशील होती है, लचीली भी होती है। ये तो ये जो जीभ होती है ये मुख गुहा के पिछले भाग या पृष्ठ भाग के आधार पर फ्रेनुलम, लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुलम की सहायता से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा एक बात और है अब मुख गुहा के अंदर कि हमारी जो मुख गुहा है इसका जो द्वार है पास वाला हिस्सा, यहां पर जबड़े पाए जाते हैं। एक तो ऊपरी जबड़ा होता है और एक निचला जबड़ा होता है। तो अब जबड़ों के बारे में ही बात करने वाले हैं अपन, क्योंकि जीभ की बात अपन कर चुके हैं, मुख गुहा की बात अपन कर चुके हैं। आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। तो बात कर रहे हैं अपन किसकी, जबड़ों की। जबड़े कितने होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा भाई 2 जबड़े होते हैं। एक तो ऊपरी जबड़ा होता है और एक निचला जबड़ा होता है। 2 जबड़े हो गए, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। ठीक है, अब जबड़े जो होते हैं प्रत्येक जबड़े के अंदर 16 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, 16 दांत पाए जाते हैं। तो टोटल दांत कितने हो गए, 32 हो गए। तो इन दांतों के बारे में अपने को पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए जो दांत होता है तो प्रत्येक दांत जबड़े के अंदर एक विशेष खांच के अंदर या विशेष सांचे के अंदर स्थित होता है। जो जबड़ा होता है उसमें छोटे छोटे खांचे बने होते हैं और उन खांचों के अंदर क्या होते हैं, दांत लगे हुए रहते हैं। तो दांत का जो खांचा होता है उसे अपन बोलते हैं मसूड़ा। सांचे बोल दो या खांचे बोल दो। तो दांत का जो सांचा या खांचा है उसे अपन क्या बोलते हैं, मसूड़ा बोलते हैं या मसूड़े बोल दो आप। तो जो दांत होते हैं वो किसके अंदर लगे हुए रहते हैं, मसूड़ों के अंदर लगे रहते हैं। तो दांतों की जो ऐसी स्थिति है जिसके अंदर दांत किसके अंदर घुसा हुआ है, मसूड़े के अंदर घुसा हुआ है, तो ये दांत की जो स्थिति है वो कहलाती है गर्त दंती। यानी कि एक गर्त है, एक खांचा है, गर्त का मतलब खांचा ही होता है। तो एक खांचा होता है और उस खांचे के अंदर दांत लगे हुए रहते हैं। तो दांत की ये स्थिति क्या कहलाएगी, गर्त दंती कहलाएगी। तो मानव के अंदर जो दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, गर्त दंती प्रकार के होते हैं। यानी कि जो दांत होते हैं वो किसके अंदर लगे होते हैं, खांचे के अंदर या गर्तों के अंदर लगे हुए रहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा दूसरी बात देखो, मानव के अंदर जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, ठीक है। प्रथम बार के जो दांत आते हैं उसे अपन बोलते हैं, या प्रथम सेट बोल लेते हैं उसको। प्रथम बार जो दांत आ रहे हैं उसको दांतों का प्रथम सेट बोल रहे हैं। तो ये जो प्रथम सेट होता है इसे तो अपन बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं इसको? दूध के दांत, ठीक है। और जो दूसरा सेट होता है जो कि उम्र भर तक रहता है, तो इसे अपन बोलते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या होती है 20 और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। तो मानव के अंदर कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। दांतों का जो प्रथम सेट होता है वो जन्म के बाद में जो उगते हैं दांत, जब बच्चा दूध ही पी रहा होता है तो उस दौरान उसके अंदर जो दांतों का प्रथम सेट उगता है, जो पहली बार दांत उगे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो ये जो दूध के दांत है ये तो टूट करके चले जाते हैं और उसकी जगह दूसरे दांत, नए दांत आ जाते हैं। तो जो दांतों का दूसरा सेट आया है जो उसके पूरे जीवन काल तक रहने वाले हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। यानी कि दूध के दांतों से कितने कम है? 12 कम है। कितने कम है? 12 कम है। अब देखो, मनुष्य के अंदर दांत पूरे जीवन में कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है इसे अपन बोलते हैं द्विबार दंती। कोई पूछे भाई मनुष्य के अंदर 2 बार दांत आते हैं तो इसलिए मनुष्य क्या कहलाता है? तो अपन बोलेंगे भाई मनुष्य द्विबार दंती कहलाता है। या फिर कोई ये पूछ ले भाई मनुष्य को द्विबार दंती क्यों बोला जाता है, तो अपन ये बोलेंगे भाई मनुष्य का जो जीवन काल है उसमें मनुष्य में 2 बार दांतों के सेट आते हैं या 2 दांतों के सेट पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य को क्या बोला जाता है? द्विबार दंती बोला जाता है, ठीक है। तो देखो, एक वयस्क अवस्था के अंदर जो मनुष्य होता है उसके अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत उसके अंदर पाए जाते हैं। तो चारों के नाम देखिए। पहले तो कौन कौन से दांत होते हैं? पहले जो दांत है उसे अपन बोलते हैं कृंतक। इंसाइजर्स। और इनका प्रतीक अपन काम में लेते हैं आई, ठीक है। दूसरे जो प्रकार के दांत हैं उन्हें अपन बोलते हैं रदनक। केनाइंस। और इनके लिए जो प्रतीक अपन काम में लेते हैं वो होता है सी। तीसरे जो प्रकार के दांत हैं उन्हें अपन बोलते हैं अग्र च्वर्णक। अग्र च्वर्णक या प्रीमोलर। प्रीमोलर। और संकेत के लिए अपन इसके लिए क्या काम में लेंगे? पीएम। और जो चौथे प्रकार के दांत हैं वो होते हैं साहब च्वर्णक। च्वर्णक। मोलर बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? मोलर। और इनके लिए संकेत अपन काम में लेते हैं एम। क्या काम में लेंगे? एम। तो देखो, मनुष्य के अंदर जबड़ों की संख्या कितनी है? 2। और प्रत्येक जबड़े के अंदर दांत कितने हैं? 16 हैं। तो ध्यान देना, कृंतक दांत प्रत्येक जबड़े के अंदर 4 होते हैं। तो 4 + 4 बराबर कितने हो गए? 8। एक जबड़े के अंदर कितने? एक जबड़े के अंदर 4 है तो दोनों जबड़ों में मिलाकर के कितने दांत होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। रदनक। तो एक जबड़े के अंदर 2 दांत होते हैं तो दोनों जबड़ों के अंदर मिलाकर के कितने दांत हो गए? 8। अग्रच्वर्णक। तो इसके अंदर भी देखो आप, प्रत्येक जो जबड़ा होता है उसके अंदर 4 दांत होते हैं तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। इसके बाद में च्वर्णक दांत है तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या होती है 6
तो टोटल कितने हो गए 12। गिन लो एक बार, 8 और 4 12, 12 12 24, 24 और 8 कितने हो गए 32 हो गए पूरे। 24 और 8 32 हो गए। तो दांतों की संख्या कितनी है 32 है। अब देखो हमने ये कहा था भाई दूध के दांतों की संख्या कितनी है 20 है, जबकि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। तो वास्तव में होता क्या है कि जो दूध के दांत होते हैं, जो दांतों का प्रथम सेट होता है उसमें च्वर्णक या जो मोलर दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये 12 दांत अनुपस्थित होने के कारण दांतों की संख्या कितनी रह जाती है 20 ही रह जाती है, क्योंकि 32 में से 20 12 गए तो कितने बचते हैं 20 बचते हैं। ठीक है, अब देखो कृतनक दांत या इंसाइजर दांत जो है ये क्या करते हैं कि भोजन को काटने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं काटने का कार्य करते हैं। और ये 6 माह की आयु से आना चालू होते हैं, 6 माह की आयु से उगना चालू होते हैं। ठीक है, दूसरे हैं रदनक दांत। तो ये भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। और ये 16 से लेकर के 20 माह की आयु में उगते हैं। 16 से लेकर के 20 माह की आयु के अंदर क्या होते हैं उगते हैं। इसके बाद में अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर दांत है। तो ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। पीसना भी लिख सकते हो, चबाना भी लिख सकते हो, चबाने का कार्य करते हैं। और ये लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु के अंदर पूर्ण विकसित हो जाते हैं। यानी उगना तो पहले से चालू हो जाते हैं ये, लेकिन 10 से 11 वर्ष की आयु तक ये क्या हो जाते हैं पूर्ण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में च्वर्णक या मोलर दांत है। तो ये जो दांत है 12 से लेकर के 15 माह की आयु में उगना चालू होते हैं। और ये भी क्या करते हैं भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। पीसने या चबाने का कार्य ये दांत कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो दांतों के बारे में अपन ने इतनी सारी जानकारी ली है, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं सारी जानकारी को। हमने क्या देखा भाई, जो मुख का द्वार है उसके पास में जबड़े पाए जाते हैं दो, एक तो ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों के अंदर ही 16-16 दांत पाए जाते हैं। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई 32 हो गई। ठीक है, फिर अपन ने देखा भाई जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, जबड़े के अंदर एक प्रत्येक दांत एक सांचे के अंदर या खांचे के अंदर स्थित होता है। जो सांचा या खांचा है उसे अपन क्या बोलते हैं, मसूड़ा बोलते हैं। तो दांतों का ये मसूड़े के अंदर या सांचे या खांचे के अंदर स्थित होने की जो स्थिति है उसे अपन ने क्या बोला, गर्तदंती बोल दिया। ठीक है, फिर दूसरी बात अपन ने बोली भाई मनुष्य के जीवन काल के अंदर जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। प्रथम सेट जो होता है उसे तो अपन दूध के दांत बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है। और इन दूध के दांतों के अंदर कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, च्वर्णक या मूलर दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जो दूसरा सेट है उसे अपन स्थायी दांत बोलते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है 32 होती है। तो स्थायी दांत जो है वो वयस्क अवस्था में पाया जाता है। तो वयस्क अवस्था के अंदर जो मनुष्य है उसके अंदर कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से दांत हैं, कृदनक या इंसाइजर्स, ये इनका संकेत क्या बताया अपन ने आई। ठीक है, दूसरे रदनक या कैनाइंस, जिनका संकेत अपन ने बताया सी। तीसरे अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर, इनका संकेत अपन ने बताया पीएम। और च्वर्णक या मोलर, इनका संकेत अपन ने क्या बताया एम बताया। ठीक है, तो देखो कृदनक दांत प्रत्येक जबड़े के अंदर 4-4 होता है। तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। और इनका कार्य क्या है, भोजन को काटना। और ये कब उगते हैं, 6 माह की आयु के अंदर ये उगना शुरू हो जाते हैं। दूसरे दांत रदनक या कैनाइंस है। प्रत्येक जबड़े के अंदर इनकी संख्या कितनी है 2 है। देखो इधर सामने के 4 दांत है शुरू में, तो ये दांत तो कौन से हैं, कृदनक दांत है। इसके बाद में इन कृदनक दांतों के पास में रदनक दांत है, एक तो इधर वाला
ये तीखा नुकीला होता है जो, अरे एक ये इधर वाला तीखा नुकीला होता है जो, वास्तव में होता क्या है कि ये जो रदनक दांत है ये मांसाहारी जीवों के अंदर ज्यादा नुकीले होते हैं, क्योंकि वो दूसरे जीवों को मार करके खाते हैं, चीर फाड़ करके उनका मांस खाते हैं, और ये दांत क्या करते हैं, भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। तो जो मांसाहारी जीव है उनके अंदर ये रदनक दांत जो होते हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं या ज्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है, अब ये कब उगते हैं, 16 से 20 माह की उम्र के अंदर ये उगते हैं। तीसरे अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर, इनका संकेत अपन ने बताया पीएम। तो प्रत्येक जबड़े के अंदर इसकी संख्या 4 है, तो दोनों जबड़ों के अंदर मिलाकर के कितनी हो गई, 8 हो गई। तो आपकी ये जो रदनक दांत है ना, इसके पीछे के जो दांत है वो शुरू होते हैं अग्रच्वर्णक, और अग्रच्वर्णक के पीछे के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, च्वर्णक होते हैं। तो अग्रच्वर्णक और च्वर्णक दोनों का कार्य एक ही है, ये भोजन को पीसने या चबाने का कार्य करते हैं। अग्रच्वर्णक की संख्या प्रत्येक में 4-4 तो 8, और इसमें 6-6 तो कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, ये जो अग्रच्वर्णक है लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में पूर्ण विकसित हो जाते हैं, जबकि च्वर्णक दांत कब उगना चालू होते हैं, 12 से 15 माह की आयु के अंदर उगना चालू होते हैं। ठीक है, दूध के जो दांत है उसमें कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो च्वर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।